नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बताने वाला हूँ, जिससे आपको ज्योतिष की काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन इस वीडियो से शुरू करने से पहले मेरा सविनय निवेदन आपसे है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। ज्योतिष शास्त्र में, जैसा कि आपको ज़्यादातर लोगों को मालूम है, कि हमारी एक डेट, टाइम और प्लेस के आधार पर कुंडली बनाई जाती है, जिसमें कि लगन को सबसे ज़्यादा और लग्नेश दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके बाद चंद्र राशि, जहाँ चंद्रमा बैठता है, उसको भी उसी के समान जो है महत्व दिया गया है। और उसके आधार पर आपने लगातार YouTube पे कई वीडियो देखे होंगे, लोगों को भविष्यवाणी करते हुए देखा होगा स्वभाव के बारे में, कि अगर आप इस लगन के हैं या इस राशि के हैं जहाँ पर चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है, तो आपका स्वभाव ऐसा होगा, आप ऐसे होंगे, आप ऐसा करते हो। लेकिन इन सब में कितनी सच्चाई है वो तो आप वीडियो देख के स्वयं जान सकते हैं, क्योंकि केवल एक भाव के आधार पे प्रेडिक्शन करना किसी के स्वभाव के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 1 से 12 तक केवल राशि होती हैं और लगन भी 12 ही होते हैं। इसलिए एक राशि के सभी व्यक्ति या एक लगन के सभी व्यक्तियों का स्वभाव एक सा हो, ऐसा बहुत कम देखने को पाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ तो प्रभाव लगन और चंद्र राशि का होता है, इससे मैं बिल्कुल भी असहमत नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है व्यक्ति के जीवन में, तो वह है नक्षत्र की। जहाँ राशि और लगन 12-12 होते हैं, वहीं नक्षत्र 27 होते हैं। यहाँ की ज़्यादा सूक्ष्मता होती है उसमें। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई नक्षत्र होता है। नक्षत्र निकालने का तरीका आपको पता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके पैदा होने के समय होता है, वही आपका नक्षत्र कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा जिस राशि में आपके पैदा होने के समय होता है वो राशि कहलाती है, वैसे ही चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह आपका नक्षत्र कहलाता है। हर एक राशि करीब 2.25 नक्षत्र से बनती है, क्योंकि आप अगर 27 नक्षत्र को 12 अलग अलग राशि में बांटेंगे तो लगभग 2.25 नक्षत्र आपके जो है एक राशि में पड़ते हैं। यानी कि आपकी अगर कोई भी राशि है, सपोज मेष राशि है, तो उसमें 2.25 नक्षत्र पड़ेंगे। तो 2.25 कैसे होते हैं? क्योंकि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, यानी कि नक्षत्र के भी 4 भाग करे गए हैं, यानी कि 4 चरण बताए हैं। यानी कि उसमें 2 नक्षत्रों के 4-4 चरण और एक नक्षत्र का 1 चरण आता है, यानी कुल मिला के 9 चरण हो गए, और 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 चरण टोटल आपको प्राप्त होते हैं। तो आपका जब जन्म होता है तो किसी राशि में चंद्रमा हो गई तो वो तो आपकी राशि हो ही गई, लेकिन आपके नक्षत्र जिस नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, वो आपका नक्षत्र हुआ, और उस नक्षत्र में भी जिस चरण में बैठा है वो आपके नक्षत्र का चरण हुआ। तो जब आप कुंडली अगर आप कभी सॉफ्टवेयर से बनाए या आपके पास कुंडली है, तो आपका नक्षत्र के साथ साथ चरण भी दिया रहता है, यानी कि आपकी राशि लिखी होगी, फिर नक्षत्र लिखा होगा और फिर चरण लिखा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब नाम रखते हैं व्यक्ति का, तो नक्षत्र के चरण के आधार पर वो
अक्षर चुना जाता है, यानी कि एक राशि के लिए करीब 9 अक्षर होते हैं। कई बार आदमी कहता है कि मेष राशि है तो आ रख लो, ये रख लो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो राशि का प्रभाव तो आएगा, लेकिन पर्टिकुलर नक्षत्र के चरण का प्रभाव उस चरण को जो अक्षर मिला हुआ है उसके आधार पर ही आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नक्षत्र की होती है। और अगर आप देखें भी तो कुंडली में जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपकी दशा भी चेक करता है। दशा के आधार पे ही वो कुंडली का कोई निर्णय पे पहुंच जाता है, क्योंकि कई बार कुंडली में कई योग राजयोग होते हैं, लेकिन आदमी बहुत परेशानी में होता है, धन की कमी होती है, घर नहीं होता है और उसकी कुंडली में राजयोग धन योग होते हैं, लेकिन क्योंकि उन ग्रहों की दशा नहीं चल रही होती है तो इसलिए रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो ज्योतिषी उनकी दशा देखता है कि कब वो दशा आएंगी, तब वो उसके आधार पर आपको बताता है कि इस टाइम तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, उसके बाद ही आपका जो है कुछ काम बन पाएगा। और जब भी कोई दशा चलती है, महादशा चलती है, वो जब आप पैदा होते हैं, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी की ही पहली दशा होती है। यानी कि अगर चंद्रमा आपके विशाखा नक्षत्र में है, सपोज आप तुला राशि के हैं, उसके में चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी गुरु हुआ, तो सबसे पहली दशा आपकी जब भी आप पैदा होंगे गुरु की महादशा स्टार्ट होगी। यानी कि नक्षत्र का इतना महत्व है कि वो दशा ही आपकी चेंज कर देता है, चाहे आपकी योग और धन कितने भी हों, जब दशा ही उनमें खराब मिल गई तो आप जो है देखते रह जाएंगे केवल अपने राजयोग और धन योगों को। तो आज मैं नक्षत्र के बारे में ही थोड़ा सा और बताने वाला हूँ, क्योंकि नक्षत्र का मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंस बताई। तो हमारे आप जब कुंडली विवाह के लिए जाते हैं या किसी कार्य के लिए पंडित जी के पास जाते हैं, आपके अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सब राशि और लगन देख के तो मोटा मोटा बताया जा सकता है, लेकिन नक्षत्र देख के काफ़ी हद तक सही बताया जा सकता है, क्योंकि नक्षत्र के आधार पे ही आपका सारा स्वभाव निर्धारित होगा कि नक्षत्र ही डिसाइड करता है आप किस वर्ण के हैं। जैसे कि वर्ण होता है ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये आप जो कुल में जन्म हुए उसके आधार पे नहीं होता है। चाहे आप ब्राह्मण कुल में ही पैदा हों, अगर कुंडली में आप शूद्र वर्ण के हुए तो आप में शूद्र वर्ण के लोगों की तरह गुण पाए जाएंगे। आप क्षत्रिय वर्ण के हुए तो क्षत्रिय वर्ण के गुण आपके अंदर पाए जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मण हों। यानी कि आप कुंडली में वर्ण कौन सा है आपका, उसके आधार पे आपका जो है वर्ण निर्धारित होता है, ना कि कुल के आधार पर। और उसी वर्ण के आधार पर शादी के समय वर्ण चेक किया जाता है वर वधू का। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि नक्षत्र से हमें क्या क्या पता चलता है। वर्ण पता चलता है, योनि पता चलता है, आपने कुंडली चेक करें कि अश्व योनि का है, मूषक योनि का है, सिंह योनि का है, तो ये भी नक्षत्र ही बताता है कि आप में किस तरीके के गुण पाए जाएंगे। इसी प्रकार तत्व के बारे में भी नक्षत्र ही बताता है कि कौन से तत्व के हैं। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस गण को भी दी जाती है विवाह के समय। जैसे देव गण के हैं आप, मानव गण के हैं, राक्षस गण के हैं, यानी कि 3 प्रकार के गण बताए गए हैं, देव, राक्षस और मानव गण के। तो ये भी नक्षत्र ही बताएगा। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 27 नक्षत्र होते हैं और हमारे पास 3 गण होते हैं। तो यानी कि 27 नक्षत्र के 3 भाग करेंगे तो 9 नक्षत्र के 1 गण होंगे, 9 के दूसरे और 9 के तीसरे, यानी कि 9 नक्षत्र जो हैं देवगण के होंगे, 9 नक्षत्र राक्षस गण के होंगे, 9 नक्षत्र मानव गण के होंगे। तो आप जिस गण के भी हैं तो आप उसके आधार पे अपना व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं गण के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली में देखिए
सीधे लिखा हुआ गण, और आप नक्षत्र भी चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है कि इस नक्षत्र का कौन सा गण होता है। जनरली सॉफ्टवेयर में आपको गण आपकी कुंडली डालते ही गण के बारे में पता चल जाएगा। तो आप 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं, एक देवगण, एक मानवगण, एक राक्षस गण। सर्वप्रथम हम मानव गण की बात कर लेते हैं। मानव गण नॉर्मली नाम से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। मानव गण में जो हैं देवगण और राक्षस गणों की अपेक्षा ये लोग कम पावरफुल होते हैं, यानी कि ये अपनी नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े और उसमें विश्वास नहीं करते हैं, करते भी हैं तो उसे सुलटा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे तक लड़ाई को नहीं ले जाना चाहते। मानव गण वाले ये कोशिश करते हैं सुलटाने की, सुलझाने की, और फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी लड़ाई करेंगे और उसके परिणाम के तरफ जाएंगे। दूसरा, मानव गुण वाले जितने भी व्यक्ति हैं, मैं नॉर्मल कुंडली के हिसाब से मानव गुण कह रहा हूँ। ये हम नहीं समझना कि पूरे सब हम लोग तो सब मानव ही हैं, लेकिन कुंडली के हिसाब से आप मानव गण के हैं तो आप कर्मशील होंगे, यानी कि आप जो हैं कोई भी काम करें उसमें आप इंटरेस्ट लेंगे और काम में कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, काम करना आपका ध्येय होगा। दूसरा, आप धन कमाने की तरफ जाएंगे। धन की आपको हमेशा मानव गण वाले कोशिश करते हैं धन कमाने की, और जो है ये लग्जरी की तरफ भी काफ़ी आकर्षित होते हैं, स्त्रियों की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। जैसे कि मानव के गुण होते हैं लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब गुण मानव गण में भी पाई जाती हैं, जो नॉर्मल हर एक मानव में पाई जाती हैं। तो ये गुण उनमें विद्यमान आपको मिलेंगे, यानी कि ये थोड़े आपको लोभी स्वभाव के भी मिलेंगे। लेकिन ये व्यक्ति लगनशील होते हैं, अध्यात्म को मानने वाले होते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। जिस कंडीशन में भगवान ने इनको रखा है ये उसी को सत्य मानते हुए उसी पे आगे बढ़ते हैं, कभी परेशान नहीं होते हैं कि हमको ऐसा जीवन क्यों दिया या ऐसी परेशानी क्यों दी। तो उन परेशानियों से लड़ते हैं और उसको फाइट करके आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं देवगण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है देवता गण, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, देवताओं के समान का स्वभाव होता है, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही साथ भावना और कोमलता इनके अंदर काफ़ी होती है। ये लोग धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और कभी भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें सुख सुविधाओं का बहुत ही लालसा होती है, इनको राजसत्ता में देखा गया है, और ये डिप्लोमेट टाइप के होते हैं। लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि दिमाग से और कैलकुलेशन से ये कोई चीज़ को जीतने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात इनमें एक और देखी है कि ये बहुत जल्दी सरेंडर भी कर देते हैं, यानी कि डरपोक टाइप के होते हैं। दिमाग से जितना कोशिश कर लें, अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो फिर आखिर में हाथ जोड़ लेते हैं, माफ़ी मांगने तक को तैयार हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, और अपने जो जीवन में काफ़ी तरक्की भी करते हैं। लेकिन इनकी भोगने की प्रवृत्ति होती है, ये अच्छी अच्छी चीज़ों को भोगना चाहते हैं, और इनके अंदर स्त्री के प्रति मोह भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। इनकी स्त्रियां भी या पुरुष
अगर स्त्री हैं तो पुरुष भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के और सुंदर देखे गए हैं। ये लोग खाना तो अच्छा पसंद करते हैं, यानी कि राजसी भोजन होता है, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में खाते हैं। इनको खाने की क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से मतलब होता है। अब आखिर में एक गण बचता है, राक्षस गण। अगर आप राक्षस गण के हैं तो घबराइएगा मत, राक्षस कोई बुरी चीज़ नहीं है। राक्षस गण नाम से पुराने ज़माना याद आ जाता है कि सींग निकले हुए हैं, मूंछें बड़ी बड़ी हैं, जटाएं लटकी हुई हैं, काले रंग के हैं, लंबे तगड़े हैं। वो केवल जो है हमको दिखाया जाता है। मेनली राक्षस गण से मतलब प्रवृत्तियों से है। आज के कलयुग में तो राक्षस गण वाले ही राज करते हैं, देवगण और मानव गण तो उनकी सेवा ही करते हैं। राक्षस गण में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और साथ ही साथ ये साम दाम दंड भेद लगा के हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने बॉस को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मौका मिलेगा तो बॉस की कुर्सी पे भी इनकी नज़र रहती है अगर नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस में भी ये काफ़ी सक्सेस होते हैं। पराक्रम इनमें कूट कूट के भरता है। अगर किसी से इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो समझ लीजिए उसकी शामत आने वाली है। यानी कि लड़ाई झगड़े में पूरी तल्लीनता से इन्वॉल्व होते हैं। भय नाम की चीज़ तो इनको छू भी नहीं सकती। क्रोधी बहुत होते हैं, किसी बात पे कभी भी क्रोध इनके अंदर आ जाता है। शराब के शौकीन होते हैं। स्त्रियों का भोग करना, पुरुषों का भोग करना अगर स्त्री है तो, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और प्रेम संबंध बहुत होते हैं। बहुत जल्दी स्त्रियां इनको कंट्रोल कर लेती हैं अगर पुरुष राक्षस गण के हैं तो ये जो हैं किसी भी सुंदर स्त्री के कंट्रोल में आ जाते हैं। वैसे ही अगर स्त्री राक्षस गण की है तो किसी भी हैंडसम सुंदर पुरुष के कंट्रोल में इजीली आ जाती हैं। लेकिन जहाँ इनका काम बना और काम निकला तो फिर वह उसी की पीठ पे छुरा भी भोंकने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, काफ़ी पराक्रमी होते हैं और काफ़ी ही आज के कलयुग के हिसाब से बहुत ही सफल व्यक्ति माने जाते हैं। क्योंकि इनमें कलयुग को क्या चाहिए, कलयुग है मोह माया से ही बना हुआ है पूरा, तो ये इन सब चीज़ों में बहुत ही माहिर होते हैं। माया इनके पास आती है, पराक्रम इनके पास होता ही है। एक और खूबी इनके पास होती है सिक्स सेंस की, यानी कि इनकी छठी इंद्री बहुत तीव्र होती है। ये बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। किसी भी परिस्थितियों से निकलने के लिए इनके पास योजनाएं भी होती हैं। अगर ये किसी परिस्थिति में फंस गए तो बहुत इजीली उस परिस्थिति से निकलने की युक्ति भी ये निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण के बारे में बताया। ये प्रवृत्तियाँ केवल गण के आधार पर ही हैं। इसके अलावा वर्ण भी होता है, उसके अलावा लगन और राशि का भी इम्पैक्ट होता है। यानी कि आप केवल गण के आधार पर पूरी तरीके से ये ना मान लें जो मैंने बताया है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं तो 60-70% आपके अंदर गुण अवश्य ही होंगे। इसलिए आप जो हैं जब भी अपने बारे में या किसी के बारे में एनालिसिस करें तो नक्षत्र से शुरू करें। नक्षत्र का गण कौन सा है, वर्ण कौन सा है, उसके बाद आप राशि और लगन पे आए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।